हेलो फ्रेंड्स, टू एटी सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग आराम से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आज की हमारी क्लास शुरू होगी। संशोधन हमने कर लिए थे, सारे संशोधन हमने कंप्लीट कर लिए थे। संशोधन 1 से लेकर संशोधन 104 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे हमने सारे आपको कंप्लीट कर दिए थे 2 पार्ट में। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है या प्लेलिस्ट में देख लेना, मिल जाएगा। अब आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, ये हमारा आता है आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 इसमें बोला गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, लिपि क्या होगी। याद रखना, भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा कुछ नहीं। भारत की अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा हमारी हिंदी है। याद रखना, आर्टिकल 343 में ये दिया गया है। आर्टिकल 343 में यह प्रावधान नहीं लिखा है कि भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। आर्टिकल 343 से बोलता है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। इसके बाद 343 का सब सेक्शन आ जाता है 2। 343 का पार्ट 2 में ये क्लियरली लिखा गया है कि जो 15 वर्षों तक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी काम करेगी, अंग्रेजी कार्य करेगी। 15 वर्षों तक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी कार्य करेगी। तो ये हमारे भारत संघ की राजभाषा है 343। इसमें आर्टिकल सीधे ये बोलता है कि भारत की लिपि क्या है, तो लिपि हमारी देवनागरी है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो आर्टिकल 343। इसके बाद है भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है, और ये लिखा है आर्टिकल 343 में। मतलब ये दोनों बातें 343 में लिखी गई हैं। इसके बाद 343 का पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में ये लिखा है, एक्चुअली देखो, जब संविधान बना था तो एकदम तो हिंदी हो नहीं गई थी, तो उसमें 15 वर्षों का एक्सटेंड किया गया था। यहां से क्वेश्चन आज आ सकता है कि कितने वर्षों तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो 15 वर्षों तक, ठीक है। 15 वर्षों तक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया। उसके बाद हिंदी ने पूर्ण रूप से अपनी धाक जमा ली, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे है संघ की राजभाषा, आर्टिकल 343। और संघ की राजभाषा होगी क्या, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। ये याद रखना भाई, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में यही अंतर है। राजभाषा हमारी हिंदी है और राष्ट्रभाषा हमारी कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा आता है संवैधानिक संस्थाएं, भारत की संस्थाओं में सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग का हमारा आर्टिकल आ जाता है 324। निर्वाचन आयोग, अब निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, चुनाव कराना। नंबर 2, चुनाव संबंधी कार्य देखना। तीसरा आता है ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव कराना। राष्ट्रपति का चुनाव कराना। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या है, निर्वाचन आयोग हमारा किस आर्टिकल में है, 324। इसका काम क्या होता है, एक तो चुनाव कराना, दूसरा चुनाव संबंधी कार्य देखना। चुनाव संबंधी कार्य देखने का मतलब है चुनाव के लिए क्या सामग्री चाहिए और कैसे पीठासीन नियुक्त होंगे और कैसे मतलब वैलिड पेपर चलेगा या फिर वो मशीन चलेगी, है ना। तो ये सारी चीजों को
डिसाइड कौन करता है? हमारा चुनाव आयोग। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव, ये जो बात की जा रही है, तो इसमें ग्राम पंचायत में हमारा आ जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव कौन कराते हैं? हमारे ये निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग से सीधा क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद में है हमारा? तो 324। इसका काम क्या है? इसका काम है चुनाव कराना, चुनाव संबंधी कार्य देखना और 0 से लेकर प्रेसिडेंट तक का चुनाव करना। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में झगड़ा होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसका सोल्यूशन कौन करेगा? याद रखना, हमने आपको बताया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले यह प्रावधान था इंदिरा गांधी के समय कि राष्ट्रपति के चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उसका कार्यभार संसद देखती थी, तो उसका फाइनल डिसीजन कौन करता था? संसद। लेकिन 1978 के बाद यह पावर सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई। तो अब इस समय अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ भी परेशानी आती है तो उसका निराकरण कौन करेगा? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट कब बना था भाई? 26 जनवरी 1950। और स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब से शुरू किया था? 28 जनवरी 1950। ठीक है, 28 जनवरी 1950। ठीक है, इस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है? तो 33+1। हमारे चीफ जज है शरद अरविंद बोबड़े। तो ये हो गया आपका चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग के बाद आपका आता है नीति आयोग। नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग में सबसे पहले नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब से बना था? तो ये हमारा बना था 1 जनवरी 2015। इसका कार्य क्या है? तो ये एक परामर्शदात्री संस्था है। क्या है बेटा? ये परामर्शदात्री संस्था है। इसने किसका स्थान लिया है? तो इसके बाद आता है इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। योजना आयोग का स्थान लिया है। देखो, हमारा जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और ये कैसी संस्था है? तो ये एक परामर्शदात्री संस्था है। इसमें एक चीज और लिख लेना, गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। इसका हमारे संविधान से कोई लेना देना नहीं है, ना ही संविधान में इसका वर्णन किया गया है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसके बाद ये बनी कैसे थी? तो ये मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा बनी थी। मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा बनी थी। ठीक है, अब देखो कब बना? 2015 द्वारा। कैसे बना? मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। क्यों बना? सरकार को परामर्श देने के लिए। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख हमारे होता है हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का दूसरा अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाए नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है, तो आपका आंसर होगा योजना आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन था तुम्हारे? कौन था? भारत के पहले प्रधानमंत्री। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। इनको हम लोग प्यार से चाचा बोलते थे।
योजना आयोग कब बना था? 1950 में। योजना आयोग कैसी संस्था थी? वो भी एक गैर संवैधानिक संस्था थी। ठीक है, वो कैसे बनाई गई थी? तो वो भी एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और उसका काम क्या था? तो उसका काम भी परामर्श देना था। तो इसका मतलब यह है कि योजना आयोग को रिप्लेस करके हम लोगों ने नीति आयोग बनाया है। नीति आयोग बनाया है। ठीक है, तो परामर्शदात्री संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, योजना आयोग का स्थान लिया है, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा बनाई गई है, 1 जनवरी 2015 से काम करना शुरू किया। और इसके हमारे प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री साहब। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग में टी क्या है, नीति आयोग में एन क्या है और नीति आयोग में आई क्या है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रजनीश कुमार। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि नीति आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? हु इज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग? तो पहले सचिव, ये भाई लिख लेना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पहले सचिव थे हमारे कौन? सिंधु श्री खुल्लर। ये क्वेश्चन आ चुका है, सिंधु श्री खुल्लर। ये हमारे नीति आयोग के पहले सचिव थे, नीति आयोग के। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक है लोक सेवा आयोग। ये हमारे सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। लोक सेवा आयोग, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते जरूर है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप कंफ्यूज होते हो। लोक सेवा आयोग, सबसे पहला क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है हमारा? तो हमारा 315 से 323। लोक सेवा आयोग हमारा 315 से 323, 315 से 323। अब देखो यहां पे हम लोगों ने लोक सेवा आयोग लिख दिया। अब लोक सेवा आयोग कितने प्रकार के होते हैं? लोक सेवा आयोग कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भाई 2। एक तो होता है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी। आप क्या आपको बता सकते हो कि वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? हु इज द चीफ ऑफ यूपीएससी? तो भाई याद कर लेना, प्रदीप जोशी। अरविंद सक्सेना हट चुके हैं। ठीक है, फिर यहां पे आता है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब होता है स्टेट पीएससी या स्टेट पीएससी, है ना, जैसे यूपी 80 है ना, यूपी 80, एमपी पीएससी, है ना, HSSC, ऐसे कुछ जो करके आते हैं ना, जो राज्य स्तर के एग्जाम कराते हैं, वो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं। और जो संघ केंद्र स्तर के एग्जाम कराते हैं वो हमारा यूपीएससी होता है। जैसे यूपीएससी IAS की परीक्षा कराता है, NDA कराता है, CDS कराता है ना, और CAPF कराता है। और इस तरह के एग्जाम जो हमारे होते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग हमारे राज्य स्तर के एग्जाम कराता है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हम लोगों ने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। आर्टिकल हमारा 315 से 323 है। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल आप लोग याद रखना, 315 की पहले आता है 312। 312 आर्टिकल राज्य सूची के अंतर्गत राज्य को ये पावर देता है कि राज्य किसी भी अखिल भारतीय सेवा को मौलिक सेवा वो बना सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकता है या मौलिक सेवा बना सकता है। दोनों क्वेश्चन के सही। अब देखो क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों, है ना, को निर्वाचित कौन करता है? तो याद रखना भाई, जो संघ लोक सेवा आयोग के जो हमारे अध्यक्ष या फिर सदस्य होंगे उनको राष्ट्रपति निर्वाचित करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और इसमें कौन करेगा भाई? राज्यपाल करेगा। सीधे क्वेश्चन आता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को कौन निर्वाचित करता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग को कौन निर्वाचित करता है? तो राज्यपाल।
ठीक है। फिर यहां से क्वेश्चन आता है कि इनके सदस्यों का कार्यकाल या इनके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 6 या 65 वर्ष। 6 या 65 वर्ष। यहां अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा 6 या 62 वर्ष। 6 या 62 वर्ष। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन फैक्ट यहां से यह बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को कैसे हटाया जा सकता है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच, इसमें भी क्या आ जाएगा भाई, कोर्ट द्वारा जांच। ये आवश्यक है। अगर ये कदाचार के मामले में जा रहे हैं तो कोर्ट द्वारा जांच आवश्यक है, एक मजिस्ट्रेटी जांच आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद यहां से ये क्वेश्चन आता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को कौन हटाता है, तो राष्ट्रपति हटाता है। राष्ट्रपति हटाता है। अगर यहां राष्ट्रपति हटा रहा है तो राज्य लोक सेवा आयोग में के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाएगा। अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति साहब हटा रहे हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और 100 में से 90 स्टूडेंट बच्चे इसको गलत करते हैं, इसमें राज्यपाल लगा देते हैं, लेकिन राज्यपाल गलत है बेटा, राष्ट्रपति ही सही है। अब देखो यहां से हमारा फैक्ट याद करने वाला ये बनता है कि जो हमारे राज्य लोक सेवा आयोग है ना, उसमें सदस्यों को नॉमिनेट कौन करेगा, निर्वाचित कौन करेगा, कौन बैठाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल का काम सिर्फ बैठाना है, उसके बाद राज्यपाल वहां कुछ नहीं करता है। ठीक है। हटाता कौन है, राष्ट्रपति। यहां कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। या 6 व 65 या 6 या 62। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच होगी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच भी हो सकती है और हाई कोर्ट द्वारा जांच भी हो सकती है। ठीक, अगर हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो भाई लोक सेवा आयोग के बारे में आप लोगों ने इतनी चीजें पढ़ ली। 315 से 323, 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है। इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए रिटायरमेंट की, तो 65 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का। हटाता कौन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाध्यकारी आवश्यक जांच, और उसके बाद राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है। और इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल नियुक्त करता है। 62 वर्ष तक की इनकी मैक्सिमम एज है, 6 वर्ष इनका कार्यकाल है, कोर्ट द्वारा जांच जरूरी है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी राष्ट्रपति हटाता है। ध्यान रखना, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जांच आती है ना, ये कदाचार के मामले में आती है, ऐसे जांच नहीं करता है। कदाचार के मामले में जब ये इन्वॉल्व होते हैं या ऐसा शक होता है या ऐसा विधेयक लाया जाता है, विधेयक नहीं, ऐसा कुछ लाया जाता है, कागजी कार्रवाई की जाती है ना, उसके बाद ये हटाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारा आता है अनुसूचियां, शेड्यूल, अनुसूचियां। ठीक है। अनुसूचियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मूल अनुसूचियां क्या होती हैं, संविधान में कितनी है, मूल संविधान में कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। तो देखो, मूल संविधान में हमारे कितनी अनुसूचियां थी, 8। पहले इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी भाई, 8। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यहीं से अगर क्वेश्चन आ जाए 1935 के एक्ट में कितनी थी, 1935 के एक्ट में 10 अनुसूचियां थी। 1935 के एक्ट में 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। 1935 के एक्ट में 10 अनुसूचियां थी। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान जब बना था तो उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8। इस समय कितनी है, 12। कितनी बढ़ी है, 4 हमारी अनुसूचियां बढ़ी हैं। ठीक है। और 1935 के एक्ट में कितनी अनुसूचियां थी, 10।
अब देखो यहां से क्वेश्चन अब आना शुरू होते हैं कि भाई जो 12 अनुसूचियां हैं वो 12 में से 12 अनुसूचियां क्या कहती हैं, किस अनुसूची में क्या लिखा है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन आता जरूर है पॉलिटी से, है ना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखो 12 अनुसूची हम लोग पढ़ेंगे, 12 अनुसूची है ना, इसमें प्रथम अनुसूची क्या कहती है? प्रथम अनुसूची भारत राज्यों का एक संघ है, सीधा लिखा है भाई, भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि भारत राज्यों का एक संघ है किस अनुसूची में लिखा है, या भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये किस अनुसूची में दर्शाया गया है? तो प्रथम अनुसूची। किस अनुसूची में दर्शाया गया भाई? प्रथम अनुसूची। अगर यहीं से पूछ दे भारत राज्यों का एक संघ है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है, किस अनुच्छेद में लिखा है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 है और अनुसूची 1 है, ठीक है। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये हमारा प्रथम अनुसूची में लिखा है। इसके बाद आता हमारी दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है? दूसरी अनुसूची में लिखा है कि भाई वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते, दूसरी अनुसूची में लिखा है हमारा वेतन और भत्ते। अब देखो वेतन और भत्ते किस अनुसूची में? 2। किसके वेतन और भत्ते? याद रखना, वेतन और भत्ते भारत के सभी पदाधिकारियों के, भारत के पदाधिकारियों के, भारत के पदाधिकारियों से मतलब है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, कैग, महान्यायवादी, ये जो है ना, इनके सबका जो पेमेंट आता है वो हमारी दूसरी अनुसूची से आता है। दूसरी अनुसूची से हमारा पेमेंट आएगा, ठीक है। तो पहली अनुसूची हो गई राज्यों का संघ है, दूसरी अनुसूची हो गई वेतन और भत्ते पदाधिकारियों के, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, है ना। हमारे सरकारी विभाग में जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन यहीं से आता है, ठीक है, यहीं से आता है। दूसरी अनुसूची मतलब यहीं से आने का मतलब है दूसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। आता तो हमारी संचित निधि से है ना, संचित निधि से केंद्र का आता है और राज्य की संचित निधि अलग है, ठीक है। 243 के सेक्शन में राज्य की संचित निधि है, 266 में भारत की संचित निधि है। इसके बाद आती हमारी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची क्या कहती है भाई? ओथ, पदाधिकारियों, पदाधिकारियों की शपथ, पदाधिकारियों की शपथ। अब भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ किस अनुसूची में है? तीसरी। लेकिन भाई एक बात इसमें याद रखना, राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ भारत की अनुसूची 3 में नहीं है, जिनकी शपथ भारत की अनुसूची 3 में नहीं है। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति साहब हैं। राष्ट्रपति साहब की शपथ अनुसूची में 3 में नहीं है। अगर इनकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं है तो फिर इनकी शपथ है कहां? क्या राष्ट्रपति शपथ ही नहीं लेता है? ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो अपने कार्य की शपथ न ले, जो अपनी पद और गोपनीयता की शपथ न ले, ठीक है। तो राष्ट्रपति की शपथ हमारे अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, ठीक है भाई। तो एक स्पेशल केस यही है राष्ट्रपति का जो अनुसूची 3 में नहीं है। अगर अनुसूची 3 में नहीं है तो फिर कहां है? तो अनुच्छेद 60 में, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची हमारी हो गई पदाधिकारियों की शपथ। पहली हो गई राज्यों का संघ है, दूसरी हो गई वेतन और भत्ते, और तीसरी हो गई पदाधिकारियों की शपथ। इसके बाद चौथी अनुसूची है भाई, चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची कहती है
राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों का चयन, राज्यसभा की सीटों का चयन, राज्यसभा की सीटें कहां किस हिसाब से होंगी, ये हमारी चौथी अनुसूची में बताया गया। सीधा क्वेश्चन आ गया, भारत की चौथी अनुसूची संबंधित है, भारत की चौथी अनुसूची संबंधित है राज्यसभा की सीटों से, शपथ से, वेतन भत्ते से, या भारत राज्यों का एक संघ है। तो आपका आंसर होगा राज्यसभा की सीटें। तो इस तरह से हमारी भारत की पहली अनुसूची आ गई, भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरी अनुसूची आ गई सबकी पदाधिकारियों का वेतन, और तीसरी अनुसूची आ गई हमारी पदाधिकारियों की शपथ, और चौथी आ गई राज्यसभा। ठीक है, शपथ और पहली राज्यों का संघ है, दूसरी हमारी उनकी आ गई शपथ, तीसरी आ गई उनका वेतन, चौथी आ गई उनकी या ठीक है। इसके बाद पांचवी में क्या दर्शाया गया है, तो पांचवी में स्पेशलिटी है, याद रखना, असम नहीं, पांचवी में है एससी और एसटी पूरे भारत के। पांचवी अनुसूची हमारी संबंधित है भारत के जितने भी एससी और एसटी हैं उनके लिए पांचवी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। भारत के एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुसूची में बात की गई है, तो पांचवी। इसके बाद छठवीं अनुसूची आती भाई, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में स्पेशल है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के एससी और एसटी। ठीक है, और इसी में ही भाई, ये तो पहला पॉइंट है, इसी में याद रखना इनके लिए जिला परिषद का गठन। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था ये कि जिला परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत किया जाता है, तो ये छठी अनुसूची थी। ठीक है, अब देखो पांचवी और छठी में क्या अंतर है। पांचवी और छठी में अंतर है, जो हमारी पांचवी अनुसूची, और दोनों देखो दोनों संबंधित है एससी और एसटी से, पांचवी भी एससी और एसटी से है, छठी भी एससी और एसटी से है। बट दोनों में अंतर यह है कि जो पांचवी अनुसूची है उसमें पूरे होल इंडिया के एससी एसटी आ जाते हैं, पूरे भारत के एससी और एसटी आ जाते हैं। बट जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में स्पेशलिटी आ गई है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। 4 राज्यों का इसमें नाम ले लिया गया भाई, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के एससी और एसटी के लिए स्पेशल ये छठी अनुसूची बनाई गई है, और इनके लिए जिला परिषदों का गठन भी किया जा सकता है, जिला परिषदों का गठन भी इनके लिए किया जा सकता है। तो क्वेश्चन यहां से आता है, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में नहीं है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। तो भाई नागालैंड है ना, यही क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में नहीं है? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्य छठी अनुसूची में नहीं है। तो इस तरह से हमारी 6 अनुसूची कंप्लीट हो गई। क्विक रिवीजन करते हैं। पहली अनुसूची हमारी काहे से है? भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरी अनुसूची हमारे काहे से है कि पदाधिकारियों का वेतन। ठीक है। तीसरी अनुसूची हमारी संबंधित है पदाधिकारियों की शपथ, लेकिन इस शपथ में राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती है। अगर राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची में नहीं आती है तो फिर राष्ट्रपति की शपथ है कहां? तो राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 में। इसके बाद आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची संबंधित हमारी राज्यसभा की सीटों से, राज्यसभा की सीटों से। पांचवी अनुसूची हमारी संबंधित है पूरे भारत के एससी और एसटी से, मतलब पांचवी अनुसूची हमारे पूरे इंडिया में जितने भी एससी और एसटी रहते हैं उनके लिए पांचवी अनुसूची बनाई गई है। छठी अनुसूची हमारी संबंधित है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनसे संबंधित है, और इनके लिए एक स्पेशल जिला परिषद बनाई जाएगी छठी अनुसूची के तहत। ठीक है। अब देखो इसमें छठी अनुसूची से एक करंट का क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने आप को छठी अनुसूची में डालने के लिए आवेदन किया है? ठीक है। तो भाई उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने छठी अनुसूची के लिए आवेदन किया है। ठीक है। अब ये आवेदन क्या होगा, क्या वो आवेदन मान्य होगा, वो हमारे राष्ट्रपति साहब डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखो 7वीं अनुसूची आती भाई।
सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची हमारी संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध सातवीं अनुसूची। अब देखो इस संबंध के तहत हम लोग 3 अनुसूची का अध्ययन करते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची के तहत हम लोग केंद्र राज्य संबंध को पढ़ते हैं, जिसके तहत हम लोग केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पढ़ते हैं। अब देखो केंद्र सूची में नियम कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में नियम कौन बनाता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची में नियम कौन बनाता है? दोनों। अब देखो इस समय केंद्र सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय। भाई ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। केंद्र सूची में इस समय कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? भाई 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? भाई 52 विषय हैं। याद रखना, समवर्ती सूची में नियम कौन बनाता है? दोनों। बट देखो अगर 2 आदमी नियम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, कुछ बोल सकता है और दूसरा कुछ बोल सकता है। तो अगर केंद्र सूची, समवर्ती सूची में बने नियम के तहत केंद्र और राज्य आपस में, है ना, आपस में सेटिस्फाई ना हो पाए, है ना, तो इसमें फाइनली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? केंद्र को। ये भाई याद रखना जरूर कि अगर कोई विषय है, जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा हमारी किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में। अब अगर शिक्षा पर कोई कानून बना रहा है, केंद्र सरकार कानून बना रही है ना, और राज्य सरकार भी कानून बना रही है, तो उसमें अगर दोनों में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो सबसे लास्ट में एज ए रिजल्ट, ए फाइनल रिजल्ट, हम लोग किसका कानून मानेंगे? केंद्र का। ये बात याद रखना, ठीक है। पावर दोनों के पास है, पावर दोनों के पास है, बट एक्चुअल पावर जो फाइनली पावर डिसीजन के बाद आता है तो वो केंद्र का ही मान्य होगा, अगर दोनों में कंट्रोवर्सी हो जाती है तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे आता है कि प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता भी हमारी समवर्ती सूची का विषय है ना, तो सारे विषय हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे आता है राज्य सूची में आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो हमारी आरपीएफ होती है वो किस अनुसूची में आती है? क्या आप लोग बता सकते हैं कि आरपीएफ जो हमारी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो हमारी किस सूची के तहत आती है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्या आप लोग बता सकते हैं? अगर आप लोगों को पता हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर करें, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। तो सही आंसर हम आपको अभी दिए दे रहे हैं। देखो वो जो आरपीएफ है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अब आप लोग ये बोलोगे कि आरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेलवे की, तो वो राज्य में कैसे आ जाता है? भाई ये याद कर लेना, वो राज्य सूची का विषय है। क्योंकि जो हमारी जीआरपी होती है ना, जीआरपी दिखा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहता है, या स्टेट पुलिस पे यहाँ पे लाल फित्ती बनी रहती है ना, उसमें लिखा होता है जीआरपी, तो वो जीआरपी भी उसमें मर्ज हो जाती है। तो इस तरह से मतलब फाइनली ये आ जाता है कि जो हमारी आरपीएफ है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। याद रखना भाई, आरपीएफ किसका विषय है? राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय है आरपीएफ, ठीक है, केंद्र का नहीं है। के अंडर तो केंद्र के काम करती है, ठीक है, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है, वेतन भत्ता और जितनी फैसिलिटीज हैं सब केंद्र सरकार देती है, ठीक है। बट जो सूची है वो राज्य सूची में है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यही कंफ्यूजिंग पेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप रेलवे को देख के ना तुरंत केंद्र पे चले जाओगे आप कि भाई लोग केंद्र लगा दिया हमने, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा, राज्य सूची उसका सही है, ठीक है। तो इस तरह से सातवीं अनुसूची में हम लोगों ने पढ़ा है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के लिए हमारी कितनी सूचियां हैं? 3, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखना जो समवर्ती सूची है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कहां से ली गई भाई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र सूची और राज्य सूची हमारी भारत की है, ठीक है, भारत की है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन आता है, 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची,
शेड्यूल है हमारी, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल हमारी संबंधित है भाषाओं से, भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। हम आपको 10 बार रिवाइज करा चुके हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ऐसी 2 भाषाएं हैं जिनके लिए साहित्य सम्मान नहीं मिलता है, अंग्रेजी व राजस्थानी के लिए साहित्य सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए साहित्य सम्मान नहीं मिलता है। 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान 14 भाषाएं हमारी किसमें थी? मूल संविधान में। ये हमारी 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, 22 भाषाएं हमारी वर्तमान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, 8वीं, अब ये 8वीं अनुसूची, अब देखो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, मूल संविधान में 14 थी, तो 14 के बाद 8 भाषाएं हमारी जोड़ी गई। 8 भाषाएं जोड़ी गई। 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए क्या क्या किया गया, हम आपको पहले ही भाई संविधान संशोधन ही बता चुके हैं, 21, 71 और 92, 21, 71 और 92, 21, 71 और 92, 21वां संशोधन, 71वां संशोधन, ये सारे संशोधन हमारी भाषाओं से संबंधित है। 92वां संशोधन, भाई याद कर लो, ये पेयर बना लो, ठीक है, पेयर बना लो, ये है ना, 21, 71, 92, 3 जो 21, 71, 92 हमारे किससे संबंधित है? 8वीं सूची से। और 8वीं सूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। भाषाएं मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। ठीक है, 22। 2 भाषाएं अंग्रेजी राजस्थानी जिसके लिए साहित्य सम्मान नहीं मिलता। अब देखो 21वें संविधान संशोधन हमारी जोड़ी गई सिंधी। सिंधी ये हमारी 15वीं भाषा बनी, 15वीं भाषा बनी। ठीक है, 71वें में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 71वें संविधान संशोधन में। 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 21, 71, 92। 21वीं में सिंधी 15वीं भाषा, 71 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सारी भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, इसीलिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 22 भाषाएं हो गई। 22 भाषा 14 से 22 करने के लिए 3 संशोधन किए गए। यहां से एक क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन भाषाओं से संबंधित नहीं है? 21, 71, 92 और 83, तो आपका आंसर सही होगा 83। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर कभी कभी पूछ लेता है, अरेंजमेंट पूछ लेता है, 15वीं भाषा पूछ लेता है, भाई कुछ भी पूछ लेगा आपसे। आपके पास भाषाओं का ये पूरा खजाना सामने रखा है, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछ ले आपको नहीं पता है, लेकिन आपका अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हमारी 8वीं अनुसूची हुई। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। 21, 71, 92 3 संशोधन किए गए। इसके बाद हमारी आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची हमारी क्या बोलती है? 9वीं अनुसूची बोलती है भूमि अधिग्रहण। 9वीं अनुसूची क्या बोलती है भाई? भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से। ठीक है, और ये कब जोड़ी गई? तो ये प्रथम संविधान संशोधन। ये बहुत अच्छा सुंदर सा फैक्ट है, प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? 1951। केस का नाम बता दो, केस का नाम बता दो यार, हमने कल आपको क्लास में बताया था। चंपक दोराइजम वर्सेस मद्रास राज्य। चंपक दोराइजम वर्सेस मद्रास राज्य, ये हमारा केस हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन उसी के तहत किया गया था। ठीक है, अब 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अब इसमें यह बनता है कि ये इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो।
ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है। जो हमारी 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में जो विषय होते हैं भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो भी विषय होते हैं, या 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाल दिया जाता है, उसको आप कोर्ट नहीं ले जा सकते हो भाई, ये याद रखना। कोर्ट नहीं ले जा सकते हो, लेकिन उस विषय से संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो, ये कोर्ट का आदेश है भैया, है ना। याद रखना कि वह कौन सी अनुसूची है जिसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, 9वीं अनुसूची। याद रखना, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो आप। बहरहाल इसके द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कोई भी सरकार कुछ भी बना देगी, 9वीं अनुसूची में डाल देगी, बात खत्म, क्योंकि 9वीं अनुसूची को आप कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते हो, किया भी गया है पहले ऐसा, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची, ये संविधान में लिखा है कि 9वीं अनुसूची के विषय को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, लेकिन उसमें एक बंधन लगा दिया गया है। बंधन ये है कि वह विषय मूल अधिकारों के हनन का ना हो, वह विषय संविधान का मूल ढांचा ना बदलता हो, वह विषय बेसिक स्ट्रक्चर ना खराब करता हो संविधान का, ठीक है। तो ये कुछ नियम, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें, ठीक है। तो आपको सीधा याद ये रखना है कि कौन सी अनुसूची है जिसको कोर्ट में चैलेंज आप नहीं कर सकते हो, तो 9वीं अनुसूची। भूमि अधिग्रहण, हमारे ब्रीफली आपको बता दें, भूमि अधिग्रहण संबंधित है कि भाई अगर कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट बन रहा है, सरकारी काम चल रहा है, उसके बीच में आपकी भूमि आ जाती है, तो सरकार उसको अधिग्रहित कर लेगी और आपको बाजार कीमत से कई गुना पैसे ज्यादा देगी, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भाई संबंधित है दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची हमारी संबंधित है दल बदल कानून, ठीक है, दल बदल से संबंधित है। इसके तहत पहला संशोधन 52वां संशोधन किया गया था, 52वां संशोधन 1985। इसमें भाई दल बदल से एक संबंधित और भी है 91वां संशोधन। 91वां संशोधन ये 2003 है, ठीक है। देखो 52वां संशोधन और 91वां संविधान संशोधन, दोनों ये संशोधन हमारे दल बदल से संबंधित है। हालांकि 91वां संशोधन में हम लोगों ने और ये पढ़ा था कि दिल्ली और पौंडीचेरी के बारे में भी कुछ स्पेशलिटी दी गई थी, लेकिन 91वां संविधान संशोधन दो चीजों से संबंधित है। एक तो दल बदल से, दूसरा मंत्रिमंडल में 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। दिल्ली के लिए स्पेशलिटी ये थी कि वहां पे 10% है, छोटे राज्यों के लिए स्पेशलिटी इसमें ये दी गई थी, वहां 12% है, ठीक है। तो नॉर्मली कितना होना चाहिए, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होते, ये हमारे 91वां संविधान संशोधन में लिखा है। लेकिन उसके साथ एक सेक्शन दूसरा भी है, दल बदल। देखो 52वां संविधान हुआ था उसमें 1/3 थे, अब 91 में 2/3 हो गए, ये अंतर है और यही अंतर पूछा जाता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब किया गया था तो उसमें एक कंडीशन लगा दी गई थी कि अगर आप अपनी पार्टी के 1/3 सदस्यों को लेकर जा रहे हैं, अगर आप अपनी पार्टी के 1/3 सदस्यों को लेकर जा रहे हैं तो आपके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि जो नेता निकले 1/3 आराम से दिए जा रहा था, 1/3 आराम से निकाल ले और दूसरी पार्टी पे चला जाए, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, है ना, दल बदल कानून उस पर लागू नहीं होता था। लेकिन भाई जब ऐसा ज्यादा होने लगा तो 91वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उसी में लगा दिया गया अब आप 1/3 नहीं, अब आप 2/3 लेके जाओ। तो भैया किसी पार्टी से 2/3 लेके आप कैसे भाग सकते हो, है ना भाई। 1/3 तो चल जाएगा, 1/3 चल जाएगा कि भाई 30 सदस्य हैं तो 30 सदस्यों का 1/3 10 सदस्य आप लेके जा सकते हो। अगर आपके पास 30 सदस्य हैं मान लो, तो उसका 1/3 मतलब 10 सदस्य आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 सदस्य आप तोड़ सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप 30 हैं तो 30 में से आप 20 सदस्य कैसे ले जा सकते हो भाई, 20 सदस्य कैसे भाई, 30 में 10 को ले जाना तो सरल है, आप ले जाओगे, ठीक है। पैसे भी दे सकते हो, आप बोलते ना खरीदारी जो चलती है अपना, जो ऐसी संभावनाएं आती रहती है ना, तो 30 में 10 तो निकाल लोगे। लेकिन एक पार्टी में 30 सदस्य है, 30 सदस्य में 20 को तोड़ना, वो तो भाई बहुत बड़ा खेल हो जाएगा ना। तो वहां से दल बदल कानून
अब लागू नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता। तो भाई यही है, आपको याद ये रखना है कि 52वां संविधान संशोधन था, उसमें 1/3 निकल रहे थे, बट जो 91वां संविधान संशोधन उसमें 2/3 निकल रहे हैं। आपको इतना याद रखना है, यहीं से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है, यहीं से आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है 10वीं के बाद, 10वीं अनुसूची हमारी हो गई दल बदल, है ना। दल बदल के बाद हमारी आती है 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, भाई दोनों लिख लो यार, ठीक है। तो ये हमारी जोड़ी गई थी 73वां संशोधन 1992, ये जोड़ी गई थी 74वां संशोधन 1993, ठीक है। ये हमारी संबंधित है ग्राम पंचायत से, ये हमारी संबंधित है नगर निगम से। इसमें 29 विषय है भाई, इसमें 18 विषय है, इसमें 18 विषय, ठीक है। और ग्राम सभा अगर चुनाव होता है और ग्राम सभा भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे भाई, 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे। इसमें भी भैया 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे, ठीक है। तो हमारी जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, और 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। ये ग्राम पंचायत, ये नगर निगम, इसमें 29 विषय, इसमें 18 विषय, और 6 महीने के अंदर दोनों में चुनाव होगा, 6 महीने के अंदर दोनों में चुनाव होगा। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है कैग। कैग भाई, कैग का आर्टिकल है 148 से 151, 148 से 151, ठीक है। इस समय कैग है हमारे जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू पहले हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन उनको हटा दिया गया है और कैग बना दिया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? राजीव महर्षि को, राजीव महर्षि को रिप्लेस किया है, ठीक है। कैग कंट्रोल ऑडिटरी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। ये सरकार के कामकाज देखता है, सरकार के कामकाज देखता है जो वित्त से संबंधित है, जो वित्त से संबंधित हो, ठीक है। इसके रिपोर्ट की जांच, इसके रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है, लोक लेखा समिति करती है, ठीक है। जो कैग है कंट्रोल ऑडिटर जनरल, इसका आर्टिकल 148 से 151, और भाई हाँ ये लिख लेना, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये इनके रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है, सरकार के कामकाज देखती है जो वित्त से संबंधित हो। इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है। 148 से 151 नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या इंग्लिश में बोलते कंट्रोल ऑडिटरी जनरल।